Hello everyone. Today we are moving further. आज हम सी में सी टोकन्स के बारे में देखेंगे. सी टोकन्स क्या होते हैं? These are the basic building blocks in a C language. किसी भी सी प्रोग्राम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं which are constructed together to write a C program. Each and every smallest individual unit in a C program are known as C tokens. हर एक छोटी सी यूनिट किसी भी एक प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसमें एक छोटी सी यूनिट भी होगी, वो एक सी टोकन्स होगी. 6 टाइप के होते हैं सी टोकन्स. दे आर सबसे फर्स्ट कीवर्ड्स, देन आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, देन स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स. कीवर्ड्स के एग्जांपल्स हैं इंट, वाइल. टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे. आइडेंटिफायर्स होते हैं मेन, टोटल, एग्जांपल्स या कोई भी नेम हो सकता है. कॉन्स्टेंट्स लाइक जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, 10, 20, पाई etc. उसी तरह से स्ट्रिंग्स जो हमारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स से मिलके बनी होती है. किसी एक इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंस को हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, जैसे टोटल, हेलो, हाउ आर यू. स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है. उसी तरह से स्पेशल सिंबल्स जो हमने डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स देखे, नॉर्मल ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, एग्जाम्पल्स. ऑपरेटर्स डिफरेंट सिंबल्स ऑफ प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम सी टोकन्स एग्जाम्पल. ये एक बेसिक प्रोग्राम है. इंट मेन, फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमारा सोर्स कोड, इंट एक्स वाई टोटल. यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है हमने. 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई एंड टोटल. किस टाइप के? इंटीजर टाइप के. यहाँ पे x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20. फिर जो थर्ड वेरिएबल है टोटल को हमने उसमें x और y का एडिशन किया है, उसको स्टोर किया है. फिर प्रिंट कर दिया टोटल को इक्वल टू %d/n टोटल. तो इस प्रोग्राम में टोकन्स क्या क्या, कौन कौन से टोकन्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे. वेयर, देखो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर्स हैं वो है मेन. मेन एक आइडेंटिफायर है. फिर ये डिलीमीटर्स, ब्रैकेट्स हो गए, कॉमा हो गए. कॉमा से सेपरेट किया जाता है इनको. फिर कीवर्ड, इंट कीवर्ड है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है, इंट एक्स वाई, इस तरह से सेमीकोलन लगा के. ओके, फिर आइडेंटिफायर्स हैं यहाँ पे एक्स, वाई, टोटल. ऑपरेटर्स प्लस माइनस ऑपरेटर्स. फिर टोकन्स, तो ये सारे टोकन्स हो गए कुल मिला के इस प्रोग्राम में. मेन, फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, इंट जो कि कीवर्ड है, फिर आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स. ये सारे टोकन्स हैं इस प्रोग्राम में. तो इन्हीं सारे टोकन से मिलके एक सी प्रोग्राम हमारा बना होता है. आइडेंटिफायर, अब इंडिविजुअली हम एक एक को देखते हैं. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ईच प्रोग्राम एलिमेंट्स इन ए सी प्रोग्राम आर गिवन ए नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर. हर एक प्रोग्राम एलिमेंट को
आइडेंटिफायर बोलते हैं हम, मतलब जो भी हम वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं उनको जो भी हम नेम दे रहे हैं, जैसे हमने कोई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया एक्स, या कोई और वेरिएबल डिफाइन किया नेम नाम से, नेम, तो ये जो वेरिएबल्स को हम नाम दे रहे हैं ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। नाम एक तरह से आइडेंटिटी दे रहे हैं हम, जिनसे हम उनको कॉल करेंगे जिन नेम से। नेम्स गिवन टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरेज आर एग्जांपल्स ऑफ 4 आइडेंटिफायर्स। डिफरेंट चीज़ें होती हैं यहाँ प्रोग्राम में, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एरेज होते हैं, मेथड्स होते हैं। उन सबको जो हम नाम दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी दे सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। जैसे एक्स एक आइडेंटिफायर हो सकता है, एक्स इज ए नेम गिवन टू द इंटीजर वेरिएबल इन द अबव प्रोग्राम। जो हमने प्रोग्राम देखा था उसमें हमने इंटीजर वेरिएबल को एक्स नाम दिया है, उसी तरह से वाई भी नाम दिया है, उसी तरह से टोटल भी नाम दिया है। तो ये आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये टेबल है जो सारे आइडेंटिफायर्स को लिस्ट कर रही है यहाँ पे। ऑटो, डबल, सॉरी, दीज आर कीवर्ड्स, इंट, स्ट्रक्चर, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, कंडीशन, फॉर, इफ, फॉर, कैर, इंट, लॉन्ग, एल्स, केस, कैर। तो ये सारे जो हैं टोटल 32 जो मैंने बोले थे कीवर्ड्स होते हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। प्री डिफाइंड वर्ड्स इन ए सी कंपाइलर। ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारा सी कंपाइलर है उसमें पहले से ही उनका मीनिंग डिफाइंड है। ये वर्ड्स पहले से डिफाइंड है, इनको हम अलग से डिफाइन नहीं कर सकते। जो वर्ड्स हम डिफाइन कर रहे हैं अपने सोर्स कोड में, हम उनको नाम दे रहे हैं, वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। और जो ऑलरेडी डिफाइंड है सी लैंग्वेज में हमारे या सी कंपाइलर में, उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। ईच कीवर्ड इज मेंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन ए सी प्रोग्राम। हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सी प्रोग्राम में यूज़ में आता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कीवर्ड कहीं पे भी यूज कर लेंगे, हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और उसको उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। और ये पहले से हमारे सी कंपाइलर में एग्जिस्टिंग है। Since keywords are referred names for compiler, they can't be used as variable names. ये चूँकि ये जो नेम्स हैं ये ऑलरेडी रिफर्ड हैं कंपाइलर में, कंपाइलर उनको पहचानता है पहले से और हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन पहले से डिफाइंड है। तो इसीलिए ये जो 32 नेम्स हैं कीवर्ड्स के, उनको हम अपने वेरिएबल के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, मीनिंग उनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स। टोटल 32 कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, जो कि प्री डिफाइंड है हमारे सी कंपाइलर में। ठीक है, तो अभी हमने आइडेंटिफायर्स देख लिए, कीवर्ड्स देख लिए, अब वेरिएबल्स देखते हैं। एक बार मैं कीवर्ड्स वापस से तुम्हें शो कर देता हूँ। दीज आर द टोटल 32 कीवर्ड्स जो हमारी सी लैंग्वेज में डिफाइंड है। ऑटो, डबल, इंट, इफ़, फॉर, एल्स, लॉन्ग, रजिस्टर, टाइप, डेफ, केस, ब्रेक। जो धीरे धीरे हम प्रोग्राम्स जैसे जैसे बनाएंगे वो हमें समझ में आते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट सी वेरिएबल्स पे चलते हैं। सी वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ नथिंग but a name given to a storage area that our programs can manipulate. The name of a variable can be composed of letters, digits and the underscore function character.
जो वेरिएबल है हमारा वो कुछ भी नहीं है, वो एक हमने जो हमारा जैसे हमें कोई भी इनपुट लेना है यूज़र से या कोई टास्क करवाना है तो उसमें कुछ नंबर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर इनपुट लेना है, तो वो जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग को हम जिस मेमोरी स्पेस में स्टोरेज एरिया में स्टोर करेंगे तो उसको हमने जो नाम दिया है वो वेरिएबल होगा। चूँकि कोई भी हम इसमें डिफ़ाइन कर रहे हैं कैरेक्टर वगैरह, तो वो हर एक को कोई ना कोई स्टोरेज एरिया चाहिए मेमोरी में, तो वो मेमोरी एरिया के नेम को वेरिएबल बोलते हैं। इनको हम डिफ़ाइन करने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इनको लेटर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिजिट्स में और अंडरस्कोर कैरेक्टर में। और इनको डिफ़ाइन करने का रूल ये होता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा या तो किसी लेटर से स्टार्ट हो, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर लें, एग्ज़ाम्पल हो सकता है, मान लीजिए नेम है राम, तो ये मेरा एक वेरिएबल का नेम हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर राम ये भी हो सकता है, या राम अंडरस्कोर श्याम ये भी हो सकता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अपर केस and lower case letters are distinct because C is case sensitive। यहाँ पे C लैंग्वेज में अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों को सेपरेट माना जाता है। ओके, तो हमेशा नाम देते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमने स्मॉल लेटर यूज़ किया है या कैपिटल लेटर। और नेम देने का एक और स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं कैमल केसिंग। मीनिंग जो भी हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं तो स्टार्टिंग वर्ड का लेटर स्मॉल में रहेगा, और अगर उसमें कोई दूसरा वर्ड भी आ रहा है साथ में तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा, स्मॉल, बाकी सब स्मॉल में रहेंगे। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है जिसको कैमल केसिंग बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम डेटा टाइप्स। फोर्थ टाइप ऑफ टोकन्स, 3 टोकन्स हो चुके हैं अभी तक, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? दिस इज द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। द टाइप ऑफ ए वेरिएबल डिटरमिन्स हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इज इंटरप्रेटेड। ये वो डेटा टाइप्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो कितना स्पेस लेगा मेमोरी में और किस तरह से वो स्टोर रहेगा, किस पैटर्न में। डेटा टाइप्स के एग्जांपल होते हैं जैसे कैरेक्टर, CHAR, इंट जो कि इंटीजर होता है, फ्लोट, डबल। उसी तरह से डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। फिर वॉइड डेटा टाइप होता है, एक VOID से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हर एक डेटा टाइप है ये एक फिक्स्ड मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। जो भी इनमें वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम उन डेटा टाइप के थ्रू, जैसे इंट एक्स। ओके, इंट एक्स मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया तो मुझे पता रहेगा कि ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है ये कितनी मेमोरी लेगा। इंटीजर टाइप का है सबसे पहले तो ये, और इंटीजर टाइप का है तो मुझे पता है कि इंटीजर कितनी मेमोरी स्टोरेज स्पेस लेगा मेमोरी में। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इंटीजर डेटा टाइप अलाउज ए वेरिएबल टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। जो इंटीजर डेटा टाइप है जिसको इंट से रिप्रेजेंट किया है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करने देगा मेमोरी में। न्यूमेरिक वैल्यू जो नंबर्स हैं 1 to 9
या कोई भी नंबर है वो हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। इंट कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर द इंटीजर डेटा टाइप। इंट कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। स्टोरेज साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज़ 2 बाइट और 4 और 8 बाइट, ये इसका स्टोरेज साइज है 2 बाइट का स्टैंडर्ड। 2 बाइट इंट कैन स्टोर वैल्यूज़ फ्रॉम -32,768 टू +30 -32,768 टू +32,767, ये इसकी स्टैंडर्ड रेंज है इंटीजर डेटा टाइप की। 2 बाइट्स का स्टोरेज स्पेस लेगा मेमोरी में और ये रेंज है। उसी तरह से कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप अलाउज अ वेरिएबल टू स्टोर ओनली वन कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर को स्टोर करने देगा वो मेमोरी में। स्टोरेज साइज है इसका 1 बाइट, 1 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने देगा। वी कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर यूजिंग कैरेक्टर डेटा टाइप। CHAR कीवर्ड यूज़ करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। एग्जाम्पल A कैन बी स्टोर्ड यूजिंग कैरेक्टर डेटा टाइप। यू कैन स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर यूजिंग कैरेक्टर डेटा टाइप। एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स हम स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे इसको अगर मुझे किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसको लिखा जाएगा कैरेक्टर और फिर वेरिएबल का नेम सिंगल कोट्स के अंदर A, ठीक है। इसको हम 1 बाइट का स्पेस ये लेगा मेमोरी में और इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लोट एंड डबल। सबसे फर्स्ट है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है, जो हमारे नंबर्स एक तो इंटीजर्स होते हैं और फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। स्टोरेज स्पेस फ्लोट का है 4 बाइट्स। इंटीजर का स्टोरेज स्पेस क्या था? 2 बाइट्स। ओके, फिर यहाँ पे फ्लोट का स्टोरेज स्पेस है 4 बाइट्स। दिस ऑल्सो वेरीज डिपेंड ऑन अपॉन द प्रोसेसर इन द CPU। ओके, इसको छोड़िए। वी कैन यूज अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल यूजिंग फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करके हम डेसिमल के बाद में अप टू 6 डिजिट तक के नंबर को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 10.456789, ये देखिए 6 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, इसको हम फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं और ये 4 बाइट का स्पेस लेगा। नेक्स्ट है फिर डबल, फ्लोटिंग पॉइंट का ही दूसरा टाइप डबल। डबल डेटा टाइप इज ऑल्सो सेम एज फ्लोट टाइप विच अलाउज अप टू 10 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डबल डेटा टाइप में 10 डिजिट्स तक हम आफ्टर डेसिमल स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, जबकि फ्लोट में 6 डिजिट्स तक हम कर पा रहे थे। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट था डेटा टाइप वॉइड। ये एक एम्प्टी डेटा टाइप है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसको इसी तरह से याद रखेंगे और फिर आगे जब आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, 5 टाइप्स हैं, सॉरी ये यहाँ पे गलत मेंशन है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। फिर रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। अज्यूम वेरिएबल A होल्ड्स 10 and variable B holds 20. Okay, then जो ऑपरेटर्स हैं उनके सिंबल्स ये यहाँ पे बने हुए हैं। प्लस सिंबल है एक, तो प्लस सिंबल क्या करेगा, दोनों A और B वेरिएबल को ऐड करेगा, एड्स दी 2 ऑपरेंड्स, तो A + B हो जाएगा 30। पहले हमने A की वैल्यू ली थी 10,
बी की वैल्यू 20। तो ए प्लस बी जब हम लिखेंगे, दोनों वेरिएबल के बीच में प्लस ऑपरेटर जब लगाएंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा 30। उसी तरह से माइनस ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम द फर्स्ट, ए माइनस बी करेंगे तो 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, तो ये क्या करेगा, ए माइनस बी जब हम लिख रहे हैं तो वो बी में से ए को माइनस करेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर मल्टीप्लिकेटिव एंड डिविजिव, ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये परसेंटेज का सिंबल, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, या रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। रिमाइंडर जो आता है इंटीजर डिवीजन के बाद में वो बोल सकते हैं, या मॉड्यूलस ऑपरेटर। जैसे अगर कहीं पे लिखा है प्रोग्राम में बी परसेंटेज है, मतलब बी मॉड्यूलस है, तो रिमाइंडर जो आता है वो आंसर होगा। जैसे बी की वैल्यू थी 20 मॉड्यूलस 10, तो जब 10 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम्स चला जाएगा ये, और रिमाइंडर बचेगा 0, तो ये रिमाइंडर उसका आंसर। उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, 2 प्लस साइंस को एक साथ लगा देंगे तो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, किसी भी इंटीजर की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। जैसे ए प्लस प्लस यहाँ पर लिखा मैंने, तो ए की वैल्यू 10 थी, तो ए प्लस प्लस हो जाएगा 10 प्लस प्लस मतलब 11। उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, 2 माइनस सिंबल्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से वैल्यू को कम कर देगा। ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9। फिर नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपेयरिंग 2 ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। These operators give the result as either true or false, या तो ट्रू रिजल्ट आएगा कंपैरिजन के बाद में, या फॉल्स रिजल्ट आएगा। एक्चुअली इन सी एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू एंड ए जीरो इज ट्रीटेड एज फॉल्स। सी में क्या होता है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू की तरह ट्रीट किया जाता है, और कोई अगर जीरो वैल्यू हो तो उसको फॉल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हम जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। उसका यूज़ हम देखते हैं आगे। ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि सी में हम यूज़ करते हैं वो दिए हुए। ये सिंबल है लेस देन का, मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते ही हैं तो ईजी है समझने के लिए। ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये है लेस देन इक्वल टू का सिंबल, मतलब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से लेस है या इक्वल है, लेस है या उसके इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर कोई क्वांटिटी किसी से बड़ी है या उसके बराबर है तो ये कंडीशन होगी। और दो इक्वल टू मतलब उसके बराबर है, अगर 2 क्वांटिटी बराबर है तो इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। जैसे 2 क्वांटिटी हैं ए नॉट इक्वल टू बी, अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसकी आंसर हो जाएगा ट्रू। नॉट का सिंबल होता है ये, ठीक है। चूज़ द वैल्यू फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू और फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स। नॉट अगर किसी स्टेटमेंट के आगे पहले लगा है तो वो उसकी वैल्यू अगर ट्रू थी पहले तो उसको फॉल्स आंसर देगा, और अगर पहले फॉल्स थी तो ट्रू। ये इसकी ट्रूथ टेबल है जो कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी नॉट ट्रू है, मतलब उसके आगे नॉट लगा है तो वो फॉल्स होगी, अगर नॉट फॉल्स है तो ट्रू होगी। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक डिसीजंस। एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ इवेल्यूएट करने में और फिर डिसीजन लेने में
हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स सिमिलर होते हैं जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इनको। डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, उन्हीं के सिंबल्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जैसे नॉट का सिंबल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर एंड का सिंबल होता है ये परसेंटेम, और का सिंबल दो ये डंडे पैरेलल, ये ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। तो एंड ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। एंड ऑपरेटर, इन द केस ऑफ एंड, फाइनल आंसर इज ट्रू if both the condition on the left and on the right of AND operator otherwise false। ये एंड की ट्रूथ टेबल होती है। एंड में कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही वो ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स होगा। जैसे लेफ्ट कंडीशन भी ट्रू है और राइट कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन, जैसे तो मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और ए और बी जब दोनों ही ट्रू हैं तो चेक करेंगे ए एंड बी, अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है, मान लीजिए ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो आंसर आएगा हमेशा फॉल्स। तो ये उसकी ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रूथ, फॉल्स एंड फॉल्स, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है एंड के लिए। और के लिए क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी काम चल जाएगा, दोनों होंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। ट्रू और ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स केवल फॉल्स होगा। उसी तरह से फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। जनरली इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर को जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू देने के लिए, या किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन करने के लिए। जैसे दो वेरिएबल हैं ए और बी, और मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज असाइन टू वैल्यू ऑफ ए। जो हमारे बी की वैल्यू है, मान लीजिए बी इक्वल टू है 5 एंड ए इक्वल टू है 2, और मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी, फिर उसके बाद में मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको, प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये सिंपल सा एक वो है सोर्स प्रोग्राम। तो b की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू 2 थी, लेकिन फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा मैंने a इक्वल टू बी, तो क्या होगा, a अब b की वैल्यू ले लेगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा 5, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 5। ओके, सो a इक्वल टू बी मीन्स जो b की वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू भी b के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल सिंबल से यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट ये असाइनमेंट ऑपरेटर c इक्वल टू a प्लस बी क्या करेगा, जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी उसको c में असाइन कर देगा। मतलब a और b अगर हैं हमारे पास में तो c हो जाएगा, a प्लस बी का एडिशन होके c में स्टोर हो जाएगा। फिर प्लस इक्वल टू है तो प्लस इक्वल टू क्या करेगा, जैसे ये है c प्लस इक्वल टू a, तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। ओके, तो यहाँ पे c प्लस इक्वल टू a लिखा है, तो इसको एक्सपांड करके ये लिखा जाता है c इक्वल टू c प्लस a। इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू क्या होगी, c और a का एडिशन होकर वो c में स्टोर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1, c प्लस a होगा 4, तो c हो जाएगा 4।
फिर माइनस इक्वल टू ए, सी माइनस इक्वल टू ए हो जाएगा, सी इक्वल टू सी माइनस ए। तो सी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस 1 2। ओके, फिर इंटू इक्वल टू ए सेम है, सी इक्वल टू सी इंटू ए, सी डिवाइड इंटू इक्वल टू ए, सी इक्वल टू सी डिवाइड है, सी मोड इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, सी मोड ए निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेशन मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। ये क्या करता है, सी को ए से डिवाइड करेगा और इसका जो रिमाइंडर आएगा उसको सी में स्टोर करेगा। तो इस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले। दो स्पेशल टाइप के ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंटिंग जो प्लस प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं और डिक्रीमेंटिंग माइनस माइनस सिंबल से। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक से जो ऑपरेंड है उसको बढ़ा देगा और एक ही बार ये परफॉर्म करता है। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो अगर ऑपरेंड के पहले लगा है और ऑपरेंड के बाद लगा है, प्लस प्लस ऑपरेंड और ऑपरेंड प्लस प्लस। इनके दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। जो हम जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ दे आर यूज्ड विद सिंगल वेरिएबल बोथ आर सेम। अगर सिंगल वेरिएबल के साथ में यूज करेंगे तो इनका आंसर सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ में यूज करेंगे तो आंसर अलग हो जाएगा। हाउएवर इफ़ दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेशंस गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। किसी एक्सप्रेशन में अगर यूज किया है तो दोनों का आंसर अलग आएगा, लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल यूज किया है, जैसे ए हो गया सिंगल वेरिएबल, उसको प्लस प्लस ए करो या ए प्लस प्लस करो और उसको प्रिंट करवाओगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन किसी एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है तो आंसर डिफरेंट होगा। इन प्रीफिक्स ऑपरेशन फर्स्ट वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड देन द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। प्रीफिक्स ऑपरेशन में क्या होगा, पहले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा वो, उसके बाद में फिर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, एक्सप्रेशन का आंसर निकालेगा फाइनल। वो जबकि पोस्टफिक्स ऑपरेशन में क्या होगा कि पहले वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद में उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आंसर में डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस है। प्रीफिक्स मतलब प्लस प्लस है, पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, पोस्टफिक्स मतलब ए प्लस प्लस। सिंटेक्स, अब प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं तो उसमें सिंटेक्स का रोल है। एक पर्टिकुलर सिंटेक्स, हर एक प्रोग्रामिंग एक फिक्स सिंटेक्स फॉलो करती है, उस सिंटेक्स को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे प्रोग्राम में, उनको लिखने के रूल्स ही सिंटेक्स होते हैं, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी या वो वर्क नहीं करेगा किसी रीज़न से। अब जनरली होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब उनको कंपाइल करेंगे। उनको किसी भी लाइन को कमेंट करने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, या तो एक स्लैश लगाया और स्टार, उसके बाद में यहाँ पे बीच में हमको जो भी लिखना है वो लिख दिया, उसके बाद में स्टार स्लैश स्लैश स्टार, फिर यहाँ पे जो भी हमको लिखना है, जितनी भी लाइंस लिखनी है, उसके बाद में जब लास्ट लाइन से को क्लोज करने के बाद में स्टार स्लैश लगा दिया, तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। ओके, कमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसी तरह से अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो वो डबल स्लैश सिंबल से भी लिख सकते हैं। तो कमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है कि जनरली जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, लेकिन जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स हो सकता है काफ़ी बड़े बड़े हों,
और हो सकता है कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट ही हम कर रहे हो उसका। तो हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया है तो उसमें डिफरेंट जो हमने फंक्शंस वेरिएबल्स यूज़ किए हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए हैं, तो उनको किसी दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग करने का ये अच्छा तरीका है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो समझने के लिए कमेंट्स साथ में लिखते जाएं। उससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो हमको भी समझने में इजी रहेगा कि हाँ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है, इससे ये हो रहा है। तो हम साथ में कमेंट्स लिखते जाएंगे। जैसे हमने कोई एडिशन किया c = a + b, ठीक है, और ऊपर मैंने कमेंट में लिख दिया एडिंग 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये जो कमेंट लिखा है मैंने, ये लाइन मेरे आउटपुट में शो नहीं होगी, लेकिन मुझे पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पे अब एडिशन हो रहा है। उसी तरह से और भी कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकते हैं। ये सी का एक स्ट्रक्चर है जो हम प्रोग्राम से अब लिखेंगे फाइनली धीरे धीरे। एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते हैं, फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, फिर मेन फंक्शन आता है, उसके बाद में करली ब्रैकेट्स लगते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके अंदर हमारा मेन सोर्स कोड आता है, डिक्लेरेशन पार्ट, स्टेटमेंट पार्ट, और उसके बाद में यहाँ से हम जहाँ पे भी ले जा रहे हैं प्रोग्राम को वहाँ जा सकता है। मान लो हमने उसमें कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया है और फंक्शन यूज़ किया है, उस फंक्शन को बाहर यूज़ किया है, तो ये सब प्रोग्राम में हम वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक बार में मेन फंक्शन के में आने के बाद में फ़्लो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम यहाँ से प्रोग्राम को जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो ये एक जनरल उसका स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाएंगे प्रोग्राम में सबसे ऊपर। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हैश सिंबल का यूज करके जो हम लिखते हैं, हैश का मतलब ही होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हैश के आगे जो हम लिख रहे हैं वो हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम लिख रहे हैं, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। इनके बारे में और मैं थोड़ा सा बताऊंगा। फिर उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल अगर कोई है हमारे प्रोग्राम में उसको डिक्लेयर करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, यूज टू लोड बिल्ट इन फंक्शंस एंड डिफाइन फार्मूलाज। जो हमारे सी कंपाइलर में ऑलरेडी जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो पहले से प्रेजेंट फंक्शंस हैं, उनको हमारे प्रोग्राम में लोड करने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। जैसे हम हैश लगा के इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को stdio.h, तो इस हेडर फाइल में जब ये मैं लिख दूंगा अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर, तो जब प्रोग्राम रन होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे हैश को देख के समझ जाएगा कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो वो फिर ये इंक्लूड इसको रीड करेगा स्टेटमेंट को, और ये क्या करेगा, जो stdio.h नाम की कोई एक हेडर फाइल होगी, इसको वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। ठीक है। अब ये हेडर फाइल में क्या होगा, हेडर फाइल में जो मैंने अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे मान लो printf है, scanf है, इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो अब इनके बारे में मेरे प्रोग्राम को तो नहीं पता है, इसी प्रोग्राम को, लेकिन ये सब कहाँ डिफाइंड है, ये इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है stdio.h में। तो जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा और उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मिलेगी, तो वो इस हेडर फाइल को जब रीड करेगा तो वो ये सारी डेफिनेशंस उसको पता चल जाएंगी कि ये यहाँ पे है। मतलब ये जो printf लिखा है इसका मतलब कहाँ लिखा है, ये इस हेडर फाइल के अंदर लिखा है। तो वो समझ जाएगा कि इस हेडर फाइल में इसका मतलब को वो फिर पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्या करता है printf स्टेटमेंट। वहाँ पे printf के लिए हो सकता है अलग से कोई फंक्शन बना हो जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसको समझाया हो। ठीक है। तो इसीलिए ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। यूज़ टू लोड बिल्ट इन फंक्शंस को लोड करने के लिए
और फॉर्मूलाज को डिफ़ाइन करने के लिए। ये एक हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। हैश जैसे एग्जांपल किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का, हैश डिफ़ाइन डायरेक्टिव यूज टू डिफ़ाइन कॉन्स्टेंट्स फार्मूलाज। अब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज करके कोई हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं या कोई फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के ऊपर ही लिख दिया है, हैश डिफ़ाइन कांस्टेंट 10। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि मेरे प्रोग्राम को पता है कि कांस्टेंट नाम का एक प्री प्रोसेसर डिफ़ाइन है और जिसकी वैल्यू 10 है। वो एक वेरिएबल ग्लोबली डिफ़ाइन किया है जिसकी वैल्यू 10 है। तो मैं जहाँ जहाँ भी कांस्टेंट को लिखूँगा मेरे प्रोग्राम में वो 10 वैल्यू ले लेगा। उसी तरह से ये एक एग्जांपल दिया है, हैश डिफ़ाइन पाई 3.14। तो ये पाई एक वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कांस्टेंट और उसकी वैल्यू यहाँ पे है। तो मेरे प्रोग्राम में अब पाई की वैल्यू ये हो गई। मैं केवल पाई लिखूँगा और प्रोग्राम को पता चल जाएगा। ये सिंटेक्स होता है इसका, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, हैश डिफाइन डायरेक्टिव और हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। ये डिफाइन डायरेक्टिव है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल या कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, और इंक्लूड डायरेक्टिव जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, जो मैंने बताया यहाँ पे, ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स है हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी फाइल नेम है या हेडर फाइल है उसका नाम लिखेंगे। जैसे ये है जो हम प्रोग्राम में अभी तक यूज़ कर रहे हैं, हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h। उसी तरह से और भी हेडर फाइल्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हेडर फाइल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ में यूज़ किया जाता है इनको, और इनका एक्सटेंशन होता है .h। मतलब हर एक हेडर फाइल का नेम .h पे एंड होगा। जैसे stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और डेटा टाइप्स इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस printf, scanf और डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के, वो सब इस हेडर फाइल में डिफाइन होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हेडर फाइल है string.h। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शंस को मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए मैं string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा। उसी तरह से मैथमेटिकल फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए math.h नाम की हेडर फाइल होती है जो कि इस हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। ये सब मुझे अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की तरह इंक्लूड करनी पड़ेंगी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ में। द फर्स्ट लाइन ऑफ सी प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h ये होगी जो मेरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये मुझे इस सिंबल से पता लगता है और यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करके एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है प्रोग्राम का, फिर मेन फंक्शन आता है जहाँ से हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को देखेगा, ठीक है। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन जैसे मेन नेम है और उसके आगे दो ब्रैकेट लगे हैं, तो ये ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के दो पार्ट हैं, मेन कंटेंट्स टू पार्ट्स, एक तो डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट। क्या होता है ये, इसके बारे में बताता हूँ। और मतलब मेन फंक्शन के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो मेरा सोर्स कोड कहलाएगा, जो मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूँगा मैं, हर एक स्टेटमेंट के बाद में सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा भी था लास्ट क्लास में जब हमने टर्बो सी के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल किया था एंड रन किया था, तो जब हमने सेमी कोलन हटा दिया था तो एरर आई थी कंपाइल करते टाइम पे। इसलिए हर एक स्टेटमेंट के बाद में सेमी कोलन लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था इंक्लूड, फिर मेन फंक्शन, फिर उसके बाद में सोर्स कोड आएगा।
फिर यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे printf के बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम एंड करेंगे। यूजुअली यूज्ड आउटपुट स्टेटमेंट इज printf फंक्शन। इट इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हमारी हेडर फाइल में डिफाइंड है। इसका सिंटेक्स होता है printf डबल कोट्स के अंदर फॉर्मल स्ट्रिंग और फिर कॉमा लगा के हमारे आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग में भी ए कलेक्शन ऑफ एस्केप सीक्वेंस और एंड कन्वर्जन स्पेसिफिक और एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। The format string directs the printf function to display the entire text enclosed within the double quotes। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करती है कि जो भी डबल कोट्स के हमने printf फंक्शन में लिखा है वो उसको डिस्प्ले करने का काम करती है, प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बेसिक यहाँ तक कवर किया है। आज हमने कवर किए हैं सी टोकन्स, आज हमने कवर किए हैं सी टोकन्स। सी टोकन्स सबसे पहला आइडेंटिफायर्स देखा हमने, कीवर्ड्स जो कि टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। फिर हमने देखे वेरिएबल्स, फिर हमने देखे डेटा टाइप्स, फिर हमने देखे स्पेशल सिंबल्स, फिर हमने देखे अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स। तो ये तो हमने टोकन्स के बारे में देखा। उसके अलावा हमने क्या देखा? सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, उसके बारे में देखा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, टिप्स क्या होती हैं, जो कि हैश के साथ में हमारे प्रोग्राम के टॉप पे रहती हैं। दो तरह की होती हैं, एक तो डिफाइन एंड कांस्टेंट, सॉरी डिफाइन एंड इंक्लूड। ओके, दो तरह की होती हैं, डिफाइन एंड इंक्लूड। डिफाइन कोई भी कांस्टेंट या फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इंक्लूड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्री प्रोसेसर्स देखा। उसके बाद में जो मेन फंक्शन है उसके बारे में देखा, उसका सिंटैक्स, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं उनसे पता चलता है कि मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद में printf फंक्शन के बारे में बेसिक्स देखा। ये सब चीज़ें हमने लगभग आज कवर की हैं और आगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।